नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दें, आप क्लास को लाइक कर देंगे। दोस्त, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्लासेस दी जा रही हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। आप सभी अगर सुपर टेट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेशन को अच्छे से अटेंड करें और चीज़ों को सीखें। दोस्तों, जो चैनल पे पहली बार आए हैं, जो भी दोस्त पहली बार आए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए, आप सभी के लिए मेहनत किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। आप सभी जब मैटर पे देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो आपको लगता है कितना मेहनत किया जाता है। हर ऑप्शंस को एकदम बारीकताओं के साथ एक अच्छे तौर पर समझाने का प्रयास होता है। एक शिक्षक के नाते मैं हमेशा यही प्रयास रहता कि आप सभी का एक मार्गदर्शन बन पाऊँ, एक मार्गदर्शक बन पाऊँ, एक परामर्शदाता बन पाऊँ, एक आपका सुविधा प्रदाता बन पाऊँ। तो मेरा यही उद्देश्य होता है कि हमेशा आपको सभी के लिए बेहतर करने का उद्देश्य लगातार जारी है और मेरा हमेशा ऐसा करने का प्रयास रखता भी हूँ। तो आप बताएंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। दोस्त, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, आप सभी बताने का प्रयास कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, लर्निंग चैप्टर से क्वेश्चन आप सभी के सामने है और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा कि आपसे सीखना एक क्रिया है जो बाद की क्रिया पर अपेक्षता स्थायी प्रभाव उत्पन्न करती है, यह कथन किसका है? करा वुडवर्थ का, स्किनर का, भाटिया का, क्रोनक्रो का। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन। लर्निंग चैप्टर जब अधिगम आप पढ़ते हैं, अधिगम चैप्टर जब आप पढ़ते हैं वहां पर यह डिफिनीशन आपको मिलेगा, लर्निंग चैप्टर। तो आप बताइए किसका डिफिनीशन है, आप बताएंगे किसका डिफिनीशन है। पहले का कौन सा राइट ऑप्शन होगा? वह राइट ऑप्शन होगा, पहले का करेक्ट आंसर होगा वुडवर्थ इज द राइट ऑप्शन। वुडवर्थ आपका डिफिनीशन होगा। सीखना एक क्रिया है। सीखना क्या है? लर्निंग एक क्रिया है जो बाद की क्रिया पर अपेक्षता स्थायी प्रभाव उत्पन्न करती है। यह डिफिनीशन है वुडवर्थ का। इसे आप ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले का ऑप्शन आपका राइट होगा, पहले का ए ऑप्शन राइट होगा, पहले का पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इसे आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, आप सभी के पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पूछा गया क्वेश्चन है, यह पूछा गया क्वेश्चन है यूपी टेट के पेपर में। और यूपी टेट में आपको पता है कि जो डिफिनीशन से बात करें, परिभाषाओं से बात करें, परिभाषाओं से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परिभाषाएं लगभग 3 से 4 पूछी जाती हैं, इसे आप ध्यान देना। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। करा है व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि, विकास, परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? देखिए, आपका राइट ऑप्शन होगा, वह राइट ऑप्शन होगा विकास, राइट ऑप्शन होगा। डेवलपमेंट आपका राइट ऑप्शन होगा। डेवलपमेंट चैप्टर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, तो जहां बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, जब बात करते हैं तो दोस्त आपको बता दें, यह चैप्टर एग्जामिनर के लिए और जो पेपर बनाता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहीं भी जहां पर भी सीडीपी पूछी जाती है, जहां पर आप सभी से सीडीपी पूछा जाता है, वहां पर यह चैप्टर का होना बहुत ही आवश्यक है। और एग्जामिनर जो होता है वह बहुत इस क्वेश्चन को, जो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, उससे क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप सभी से ध्यान देना, एग्जामिनर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह चैप्टर है। इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है, या समझ लीजिए पेपर बनता ही नहीं है। जरूर 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब बात करते हैं सुपर टेट में भी यह चैप्टर है और आपसे पूछा जाएगा, इससे आप ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की बात करें, सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बाल्यावस्था। करा कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सा है? करा परनिर्भरता, धार्मिकता, करा सामूहिकता की भावना, करा अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। जी आप बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा, कौन सा राइट ऑप्शन होगा। इसमें पूछ रहा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सा है। बाल्यावस्था जिसे हम जानते हैं चाइल्डहुड भी कहते हैं इसे, और आपसे पूछ रहा है प्रमुख विशेषता की बात कर रहा है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो आप बता रहे हैं कि आपका जो थर्ड का सी ऑप्शन राइट होगा। सामूहिकता की भावना होती है, बच्चे समूह में चलते हैं, गैंग बना के चलते हैं, जिसे हम जानते हैं बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहते हैं।
और बच्चे एक गैंग में चलते हैं, समूह में चलते हैं, और इसे हम बोलते हैं बाल्यावस्था को निरुद्देश्य से भ्रमण करने की उम्र भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। पर निर्भरता की बात करें, दूसरों पर निर्भरता की बात करते हैं, तो यह गुण होता है जो आपका शैशवावस्था की विशेषता होती है। पर निर्भरता की जब धार्मिकता की बात करते हैं तो आप किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा धार्मिकता पाई जाती है कि भगवान मुझे पास कर दो, मैं आपको 1 किलो लड्डू 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। तो आप देखते हैं धार्मिकता की बात करें, धर्म बहुत ज़्यादा होता है, तो चीज़ें बहुत धर्म को मानते हैं बच्चे जब किशोरावस्था में जाते हैं। तो इसे आप ध्यान देना, थर्ड का जो राइट ऑप्शन होगा वह सी ऑप्शन राइट होगा, सामूहिकता की भावना आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी देख लीजिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा संवेगात्मक क्रांति पूछा जा रहा, संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ी हुई है। करा कि शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। संवेगात्मक क्रांति की बात करें, बच्चे पल पल में गुस्सा हो जाते हैं, किस अवस्था में वह होते हैं, किशोरावस्था में। थोड़ी सी बात हुई नहीं कि बच्चा गुस्सा हो जाता है, और इसे हम जानते हैं किशोरावस्था, जिसे हम जानते हैं एडोलसेंस। तो इसे आप ध्यान देना, बहुत पूछा जाता है आप सभी से। एडोलसेंस की बात करें, इसके जनक कौन बोले जाते हैं, तो इसके जनक बोले जाते हैं स्टैनले हॉल। आप सभी से पूछा जा सकता है स्टैनले हॉल की डिफिनीशन, किशोरावस्था आदि तूफान और संघर्ष की अवस्था है, यह पूछा जाता है। इसे आप ध्यान देना, आपका राइट ऑप्शन होगा किस संवेगात्मक विकास, किस संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा है, वह जुड़ा है किशोरावस्था से। आपका राइट ऑप्शन होगा 4th का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, किशोरावस्था आपका राइट ऑप्शन होगा। इसे आप ध्यान देना भाई साहब। शैशवावस्था की एज की बात करें तो सामान्यतः बोला जाता है 0 से 6 वर्ष, और किशोरावस्था की बात करें तो सामान्यतः बोला जाता है 12 से 18 वर्ष, और बात करें बाल्यावस्था की बात करें सामान्यतः बोला जाता है 12 से 18 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था की बात करें जिसे हम जानते एडल्ट एज, तो बात करते हैं इसका बोला जाता है 18 से ऊपर। तो आपका राइट ऑप्शन होगा 4th का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 5th नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, करा आकस्मिक, आप सभी से पूछ रहा है आकस्मिक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। करा कि स्टैनले हॉल, ब्रूनर, प्लेयर जोन्स, गेसल। ये आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। आकस्मिक विकास का सिद्धांत है, आकस्मिक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। जब बात करें आकस्मिक की बात करते हैं, तो आकस्मिक की बात करते हैं तो इसे आकस्मिक विकास के सिद्धांत कहा गया है किशोरावस्था को। और किशोरावस्था की जब बात करते हैं बोला जाता है किशोरावस्था, और किशोरावस्था की बात करते हैं तो इसके जनक जो बोले जाते हैं, प्रतिपादक बोले जाते हैं, वह बोले जाते हैं स्टैनले हॉल। अभी आपको पिछली क्वेश्चन में आपको बताया स्टैनले हॉल, और स्टैनले हॉल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आकस्मिक इनके द्वारा कहा जाता है जैसे बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है, जैसे बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है उसकी सारी जो आकस्मिक बहुत एकाएक अचानक उसमें बच्चे में वृद्धि होने लगती है, अलग अलग तरीके से विकास होने लगती हैं, चीज़ें बच्चे में चेंजेज आने लगती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, स्टैनले हॉल ने कहा, यह एज क्या है, किशोरावस्था जो एज है बच्चे की आधी तूफान और संघर्ष की एज है। बच्चा इसमें से एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। बच्चे में क्या हो जाता है, पूरा चीज़ें अलग अलग तरीके से सबका डेवलपमेंट होने लगता है, और बच्चा एक तूफान सा आ जाता है उसकी एज में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्टैनले हॉल। ब्रूनर की बात करें, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जैसे पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है वैसे ब्रूनर ने भी दिया है, और इन्होंने 3 स्टेज में दिया है। कितने स्टेज में, 3 स्टेज में। वहीं पर पियाजे 4 स्टेज में दिए हैं, और आपका राइट ऑप्शन होगा वह एक करेक्ट होगा, इससे आप ध्यान देना। 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, करा व्यक्तित्व का पहला शील गुण सिद्धांत। आपसे पूछा जा रहा है व्यक्तित्व का पहला शील गुण सिद्धांत किसने दिया। करा रेमंड कैटल, गिलफोर्ड, आलपोर्ट, करा कार्ल रोजर्स। ये आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जब बात करते हैं आप सभी से पूछा जा रहा है रेमंड कैटल ने क्या दिया, व्यक्तित्व का 16 पीएफ सिद्धांत, 16 पीएफ सिद्धांत दिया है, इसे आप ध्यान देना, आपसे पूछा जा सकता है। और गिलफोर्ड की बात करें, गिलफोर्ड की जब आप बात करते हैं दोस्त, तो गिलफोर्ड जो दिए हैं त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड ने।
और आर्पोर्ट की बात करें, आर्पोर्ट ने दिया है जो आपका सील गुड, पहला सील गुड सिद्धांत आर्पोर्ट ने दिया है। और कार्ल रोजर्स की बात करें, इन्होंने अफेरा के अनुभवजन्य सिद्धांत दिया, अनुभवजन्य का सिद्धांत। गिलफोर्ड की बात करते हैं तो बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपसे पूछा जा सकता है, रेमंड कैटल 16 पीएफ से जुड़े हैं, व्यक्तित्व के 16 पीएफ से जुड़े हैं। और बात करें, जब आप बात करते हैं गिलफोर्ड की बात करते हैं तो बुद्धि के त्रिआयामी, आल्पोर्ट पहला सील गुड सिद्धांत। पूछा जा सकता है व्यक्तित्व का पहला सील गुड सिद्धांत किसने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पेपर में पूछा गया है। तो आल्पोर्ट आपका राइट ऑप्शन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन के लिए आप सभी ध्यान देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, आप सभी बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। 600 काल की अवधि है दोस्तों, या पूछा गया यूपी टेट 2017 और 2021, जो 2021 जिसे 2022 में हुआ था, 2021 का पेपर 2022 में हुआ था। कितने तारीख को, 23 जनवरी को, 23 जनवरी 2022 को हुआ था और पेपर कैंसिल होने के बाद हुआ था। तो आपका बताइए इसमें से कौन सा राइट होगा, वह होगा जन्म से 2 वर्ष। जन्म के 2 वर्ष को बोला जाता है 600 काल बोला जाता है, इसे आप ध्यान देना। 600 काल जन्म से 2 वर्ष बोला जाता है। आपका राइट ऑप्शन होगा ए इज द राइट ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के मूल प्रेरणा किसके हैं, आप बताएंगे। एनसीएफ 2005 के मूल प्रेरणा हैं गीतांजलि, गीता ग्रंथ, रामायण, सभ्यता एवं प्रगति। ये दोस्त बात करते हैं एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष की बात करते हैं। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे, तो या थे यशपाल। कौन थे, प्रोफेसर यशपाल, इसे आप ध्यान देना, प्रोफेसर यशपाल थे। और बात करें एनसीएफ अभी तक कितनी बार आई है, एनसीएफ की बात करें, एनसीएफ अभी तक बात करते हैं, अभी तक 5 बार हो चुका है। 1975, 1988, सन 2000, 2005 और लेटेस्ट जो है 2022 में आया है, जो आप सभी के सीटेट में पूछा जा रहा है। लेटेस्ट जो आया है 2022 में आया है, इसे आप ध्यान देना। तो आप सबसे पूछ रहा है 2005 से मूल प्रेरणा किसके हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के ग्रंथ किसके लिए गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर के लेख सभ्यता एवं प्रगति से लिया गया है, सभ्यता एवं प्रगति से लिया गया है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा, वह होगा सभ्यता एवं प्रगति, आपका राइट ऑप्शन होगा, इसे आप ध्यान देना। एनसीएफ बात करें तो इसमें कितने हैं, 5 अध्याय हैं। एनसीएफ 2005 की बात करें, एनसीएफ 2005 की बात करें तो कितने अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं। और क्या है, 2 परिशिष्ट हैं। और जब आप बात करते हैं एनसीएफ 2005 में ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप ध्यान देना, आपसे पूछा जा सकता है। और बात करें एनसीएफ 2005 किस पर जोर देता है, एनसीएफ 2005 या बहुत बार पूछा गया रचनात्मकता पर जोर देता है, बहुत बार आप सभी से पूछा गया है किस पर जोर देता है, रचनात्मकता। इसके पहले जो एनसीएफ आया था 2000, 1975, 1988 और सन 2000 में आया था, या किस पर जोर देता था, या जोर देता था, आपसे बात करें, या जोर देता था व्यवहारवाद पर। या जो 3 थे किस पर जोर देते थे, व्यवहारवाद पर, इसे याद देना। आपका राइट ऑप्शन होगा वह डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 8 का डी ऑप्शन राइट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कोलसनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है, पूछ रहा। कोलसनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है, व्यवहार, शब्द, चिंतन, समस्याएं।
कोलसनिक के द्वारा डिफिनीशन दिया गया है। चिंतन चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में पूछा जाता है, यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंतन हो गया, तर्क हो गया, कल्पना चैप्टर हो गई आपके लिए। और बात करें आप सभी से, स्मृति चैप्टर हो गया, विस्मृति चैप्टर हो गया। यह सभी से डिफिनीशन बहुत पूछे जाते हैं, कई बार पेपर में डिफिनीशन पूछे गए हैं, इसे आप ध्यान देना, इसे आप ध्यान देते रहेंगे। और इस आप सभी से डिफिनीशन बहुत बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन बेहतरीन है, समावेशी से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। करा श्रवण बाधित बालकों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? करा ब्रेन लिप, सांकेतिक भाषा, यंत्र, ये सभी। बात करें श्रवण बाधित के लिए आप क्या करेंगे? बच्चे को सुनाई नहीं देता है, श्रवण बाधित के लिए आप क्या करेंगे? श्रवण बाधित के लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप करेंगे सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल, सांकेतिक भाषा का इस प्रयोग करेंगे। ठीक है, श्रवण बाधित के लिए क्या करेंगे? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे। और बात करें, जब आप बात करते हैं बच्चे के, मतलब बच्चा दृष्टिबाधित है, बच्चा दृष्टिबाधित है, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप क्या करेंगे, इसे आप ध्यान देंगे। उसके लिए हम करेंगे ब्रेन लिप का, ब्रेन लिप का प्रयोग करेंगे। और बात करें इसमें कितनी बिंदुएं होती हैं? 6 बिंदु होती हैं। पूछा गया क्वेश्चन है ब्रेन लिप में कितनी बिंदुएं होती हैं, आप सभी से कई बार पेपर में पूछा गया है। कितनी बिंदु होती है? 6 बिंदु होती है, इसे आप ध्यान देना। ब्रेन लिप में कितनी बिंदु होती है? 6 बिंदु होती हैं। इसे आप, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी से बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, आप सीखते रहिए, समझते रहिए। आप सभी के लिए बहुत बेहतर चीज़ें दी जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं। आप नोट करते हुए आगे बढ़ें, सीखें, पढ़ें, समझें दोस्त। तो आपका राइट ऑप्शन होगा 10 का, वह होगा श्रवण बाधित के लिए सांकेतिक भाषा। क्योंकि बच्चे की बात सुनाई नहीं दे रहा तो आप इशारों से बात कीजिए, इशारे में बात करेंगे, संकेत के माध्यम से बच्चा समझ जाएगा। तो दोस्त आप सभी का 10 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा एक लंबे व्याख्यान को देते समय, करा कि एक लंबे व्याख्या देते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? करा बीच में विराम लेना चाहिए, करा लगातार बोलना चाहिए, करा बीच में प्रश्न पूछने चाहिए, अपनी भाव भंगिमा बदलनी चाहिए। देखिए दोस्त, जब आप बात करते हैं लंबे व्याख्यान अगर बच्चों को आप दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप सभी से पूछा जा रहा है, तो आप बात करेंगे कि अगर किसी बच्चे को लंबे व्याख्यान जब आप दे रहे हैं तो आप करेंगे बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहें, प्रश्न पूछते रहें, जिससे बच्चे में उत्सुकता, बच्चे में एक उत्सुकता रहे, जिज्ञासा रहे, बच्चा एक्टिव रहे, आपकी क्लास में एक्टिव रहे। अगर आप व्याख्यान दे रहे हैं तो बच्चे में नीरसता पैदा हो सकती है, और नीरसता होती है, ज़्यादा करके नीरसता पैदा हो जाती है अगर लगातार हम व्याख्यान देते रहेंगे। बीच बीच में अगर बातें नहीं करेंगे, आपको थोड़ा सा हंसी मजाक क्लास में देखते नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े से बच्चे, टीचर जो है बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे बच्चा खुश रहे, प्रफुल्लित रहे, कुछ कहानियाँ बताते रहती हैं, अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, टीएलएम का प्रयोग करते हैं। तो टीचर को चाहिए बीच बीच में जब लंबे व्याख्यान दे तो बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछे, और प्रश्न पूछेगा तो बच्चा एक्टिव रहेगा और चीज़ों को समझेगा। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चंस अगर बच्चा, टीचर बता देता है, बच्चे को व्याख्या दे रहा तो बीच बीच में जब प्रश्न पूछते रहेंगे तो बच्चा एक्टिव रहेगा। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा? 11 का आपका सी ऑप्शन होगा, इससे आप ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चंस आप सभी के यूपी टेट में पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, आप सभी बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। कारण निम्नलिखित में से, आप सभी से कह रहा है, निम्नलिखित में से गेस्टार्टवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? करा मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफका, ब्राउन। ये आप बताएंगे गेस्टार्टवाद का जन्मदाता किसे बोला जाता है? वह बोला जाता है मैक्स वर्दिमर को। गेस्टार्टवाद की कौन बोला जाता है? गेस्टार्टवाद के जन्मदाता। देखिए दोस्त, बात करते हैं जो मैक्स वर्दिमर थे, या कौन थे? कोहलर का शिष्य था। किसका? कोहलर का शिष्य। मैक्स वर्दिमर। दोस्त, जब आप बात करते हैं मैक्स वर्दिमर की बात करते हैं
तो दोस्त जब आप बात करते हैं जो शिष्य था, जैसे आपने देखा कभी कभी आपने सुना होगा, गुरु गुरु रह गया चेला शक्कर हो गया। मतलब गुरु तो वही रह गए जिसने अपने सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इन्होंने खोजा। कोलर कोपका मिलकर क्या खोजे थे? सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और किस पर प्रयोग किया था उन्होंने? चिंपैंजी, चिंपैंजी जिसे हम बोलते हैं सुल्तान भी बोलते हैं, आप सभी से पूछा जाता है। और कितने सुल्तान थे? 6 सुल्तान थे। कितने थे? 6 सुल्तान थे, इसे आप ध्यान देना। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह होगा ए ऑप्शन राइट होगा। जैसे आपने कहानियां सुनी होगी, गुरु गुरु रह गए चेला शक्कर हो गए, मतलब गुरु तो वही रह गया और जो शिष्य था वह एक संप्रदाय को खोज गया। संप्रदाय एक है, गेस्टार्टवाद क्या है? संप्रदाय है। और गेस्टार्टवाद का मतलब होता है कि समग्रता। मतलब अगर किसी भी परेशानी, किसी समस्या का निराकरण करना है तो पहले हम समस्याओं को पूरा अवलोकन करेंगे, फिर उस पर हम निराकरण करेंगे। तो ऐसा था। बात करते हैं तो आपका राइट ऑप्शन होगा 12 का ए ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, इसे आप ध्यान देना। 13वां नंबर क्वेश्चन आप सभी बताने का प्रयास कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन सारे हैं, स्क्रीनशॉट आप सभी लेते चलें। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है दोस्त। बात करें ऑप्शन क्रोध और भय, स्नेह और प्रेम, उत्तेजना या भाव का उथल पुथल, इनमें से कोई नहीं। दोस्त जब आप बात करते हैं संवेग की, जब बात करते हैं संवेग का मतलब ही होता है, उसके शाब्दिक अर्थ का ही मतलब होता है कि जो उत्तेजना है भाव के उथल पुथल से ही लिया गया है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह सी। जी दोस्त बात करते हैं जो संवेग की बात करते हैं तो वाटसन ने बात करें, वाटसन ने 3 प्रकार के संवेग सबसे पहले बताया। इसे आप आज की क्लास में इसे आप नोट कर लेंगे। 3 प्रकार से बताया उन्होंने। कहा 3 प्रकार के संवेग होते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि क्रोध, भय, स्नेह, या 3 होते हैं और बच्चे के साथ आते हैं। बात करें प्रोफेसर एक विजेश नाम है, इसे आप बहुत कम सुनते होंगे। इनके द्वारा बोला गया 10 प्रकार का संवेग होता है। कितने प्रकार का? 10 प्रकार का संवेग होता है। और जब बात करते हैं 10 प्रकार के इन्होंने संवेग क्या क्या बताए, तो जब आप बात करते हैं तो इन्होंने कहा 24 माह में, 24 माह जिसे हम जानते हैं 2 वर्ष में, 2 वर्ष में इन्होंने कहा 2 वर्ष में बच्चे के पास सारे संवेग आ जाते हैं। प्रोफेसर ब्रिजेश ने, इसे आप ध्यान देना। उन्होंने 10 प्रकार के संवेग बताए, 24 माह में सारे के सारे संवेग आ जाते हैं। वाटसन सबसे पहले 3 प्रकार के संवेग बताया, क्रोध, भय, स्नेह। इसके बाद आते हैं विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल को आपको पता है, विलियम मैकडूगल क्या है? मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता है। मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता बोले जाते हैं, जन्मदाता बोले जाते हैं। तो जब आप जन्मदाता की बात करते हैं, मूल प्रकार के जन्मदाता बोले जाते हैं। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई और इन्होंने कहा कि 14 प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उससे 14 जुड़े हुए 14 संवेग भी होते हैं, 14 संवेग भी होते हैं। और यही हम सभी पढ़ रहे हैं, इसे हम सभी पेपर में पढ़ रहे हैं और यही पेपर में आता भी है। आप सभी से सामने संवेग मूल प्रवृत्ति लिख देता है। मिलान करने के लिए आपसे पूछा जाता है कि इसका क्या होगा मिलान, इसका क्या होगा सही ऑप्शन, इसे आप ध्यान देना। आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, इसे आप ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्यालय समाज का लघु रूप है। आपसे पूछा जा रहा है विद्यालय समाज का लघु रूप है, किसने कहा है? स्किनर, वुडवर्थ, जॉन डीवी, प्रोफेसर ब्रिजेश। अब बताएंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। किसने कहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि स्किनर, वुडवर्थ, जॉन डीवी, क्रोनक्रो। जी आप बताएंगे इसमें से। जब बात करते हैं विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन डीवी के अनुसार कहा गया है। जॉन डीवी ने कहा है विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय जो होता है, स्कूल होता है, वह समाज का छोटा रूप होता है। जैसे समाज में बच्चे सीखते हैं, जैसे व्यक्ति समाज में सीखता है, वैसे बच्चा जब छोटा होता है तो विद्यालय जाता है तो वो सारी चीज़ें, समाज की सारी चीज़ें विद्यालय में उसको मौजूद होती हैं। बच्चा वहाँ पे जा करके एक छोटा रूप है,
उसे विद्यालय को समाज का एक छोटा रूप कह सकते हैं, जहाँ पर बच्चे का समाजीकरण होता है, चीज़ें सीखता है। जब बच्चा घर से, परिवार से विद्यालय जाता है, औपचारिक रूप से विद्यालय जाता है, टाइम आपको पता है कि औपचारिक अनौपचारिक की सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो आपका विद्यालय समाज का अलग रूप है, या जॉन डीवी ने कहा है। बात करें इनके द्वारा प्रगतिशील शिक्षा के जनक भी बोले जाते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के जनक भी बोले जाते हैं। कौन? जॉन डीवी। अब थोड़ा सा हम लिख देते हैं जॉन डीवी, इसे आप नोट कर लेंगे। और बात करें जॉन डीवी को क्या बोला जाता है? द स्कूल एंड सोसाइटी नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखा है, बुक लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्कूल एंड सोसाइटी नामक पुस्तक किसकी है? वह है जॉन डीवी की पुस्तक, इसे आप ध्यान देना। और बात करें स्किनर की, जब बात करते हैं स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, वुडवर्ड की बात करें SOR जनक, और इसे आप ध्यान देना, आपका राइट ऑप्शन होगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन होगा, या पूछा जा रहा है वैयक्तिक विभिन्नता के जनक, अध्ययन के जनक हैं करा वाटसन, फ्रायड, गाल्टन, लैमार्क। ये आप बताएंगे 15 नंबर के लिए आंसर देंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। 15 नंबर क्वेश्चन के लिए आप सभी बताएंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। जी दोस्त, अब बताने का प्रयास कीजिए। जब बात करते हैं इसके जनक बोले जाते हैं फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन क्या है? वैयक्तिक विभिन्नता के जनक। के जनक बोले जाते हैं। इन्होंने सफल असफल लोगों पर परीक्षण भी किया, सफल असफल लोगों पर पहला परीक्षण भी किया। ये सूजन शास्त्र के जनक भी बोले जाते हैं। इसे आप ध्यान, सारी चीजें क्वेश्चन आपने, सूजन शास्त्र के जनक भी बोले जाते हैं। तो इसे आप नोट कर लेंगे। बात करें फोर्थ, आप जब देखेंगे तो इनके द्वारा हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक भी लिखी गई है। देखिए दोस्त, यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था 68,500 शिक्षक भर्ती जो हुई थी, और यह क्वेश्चन पूछा गया था 69,000 शिक्षक भर्ती में। बहुत महत्वपूर्ण यह चैप्टर है, वैयक्तिक विभिन्नता चैप्टर। फ्रांसिस गाल्टन से संबंधित चीजें आप सभी के सामने लिख दी हैं। बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने ज्ञान दिए हैं, बहुत सारी चीजों पर उन्होंने अध्ययन किया है। बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था इन्होंने, बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने ही प्रयोग। तो ये सारी चीजें क्या थी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। किसके लिए? फ्रांसिस गाल्टन। इसे आप ध्यान देना, फ्रांसिस गाल्टन बहुत इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक थे। अब बात करें वाटसन की, बात करें वाटसन व्यवहारवाद के जनक। इनके द्वारा बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक, फ्रायड की बात करें, फ्रायड की जब बात करते हैं, इनके द्वारा लिखा गया द इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम पुस्तक, लिख देते हैं द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नामक पुस्तक लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप सभी से पूछा जा सकता है, इसे आप ध्यान देंगे। तो आप सभी के सामने यह सारी चीजें थी, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 15 नंबर के लिए आपका जो ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा, वह होगा सी ऑप्शन। स्क्रीनशॉट लेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने था।
देखिए दोस्त, या आप सभी के सामने 15 क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए थे। तो दोस्त, आप सभी अगर पीडीएफ चाहते हैं, इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहते हैं, तो आप सभी इस क्लास, देखिए विथ आंसर पीडीएफ आपको मिलेगा। देखिए आंसर भी आप सभी के सामने दिया गया है, सारी आंसर जो अभी आपको पढ़ाया गया, सिखाया गया, उसके आंसर भी आप सभी के सामने हैं। अगर आप सभी आंसर चाहते हैं, इस क्लास की आंसर चाहते हैं, तो आप सभी कहाँ जाएंगे? आप सभी जाएंगे टेलीग्राम पर, अपने फ़ोन पर, अपने मोबाइल पर जाएंगे और आप सभी सर्च करेंगे वहाँ पर, टेलीग्राम पर जा करके क्या सर्च करेंगे? उत्पल इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे और आपको क्लास, जो आप जिस चैनल पर देख रहे हैं वहाँ पर आपको लोगो दिख रहा होगा, वहाँ पे लोगो मिलेगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। आपको पीडीएफ, सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें जो आप सभी की नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी के भविष्य के लिए जो कुछ न्यूज आती है शिक्षक भर्ती से संबंधित, अलग अलग न्यूज़ें हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैसी चीज़ आप सभी को दिया जाता है, बताया जाता है, जिससे आप सभी को प्रोवाइड हो सके। तो दोस्त, यह था आप सभी का प्रैक्टिस क्लास, जो 15 क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया जाता है, हर ऑप्शंस को सिखाया जाता है, हर ऑप्शन को बताया जाता है। तो आप सभी हर क्वेश्चन को बारीकताओं से समझें, चीज़ों को लिखें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर हम सभी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्त, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।